हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ कि आप फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 1, पावर शेयरिंग, और इसकी हम एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। So we are going to do a detailed explanation of this chapter. We are going to deal with this chapter in a comprehensive way. We are going to read line by line, sentence by sentence, almost sentence by sentence. तो हम इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास में जो एक सिस्टम हुआ करता था जिसे हम मोनार्की कहा करते थे, ठीक है। और मोनार्की में ये हुआ करता था कि एक राजा हुआ करता था, ठीक है। एक राजा होगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारा राजा है, ठीक है। और इसी के पास ही जो सारे पावर्स हैं वो होंगे, ठीक है। द मोनार्क विल हैव ऑल द पावर्स, ठीक है, एंड इट विल बी कॉन्सेंट्रेटेड एट वन प्लेस। तो राजा और इसके जो कुछ खास लोग होंगे, इनके पास ही वो सारा का सारा पावर रहेगा, किसी और के पास ये पावर नहीं रहेगा। लेकिन आगे चल के क्या होगा कि देयर विल बी चेंजेस इन द पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होगा, ठीक है। लोगों को ये जो मोनार्की वाला सिस्टम है ये अच्छा नहीं लगेगा और ये पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करेंगे। तो हम देखेंगे कि जनरली क्या होगा कि ये जो सिस्टम है ये डेमोक्रेसी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ बहुत सारे आएंगे, मोनार्की को एंड कर दिया जाएगा और डेमोक्रेसी की तरफ लोग आएंगे। कुछ कंट्रीज जो रहेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी बन जाएगी, ठीक है। सो वी हैव बोथ द ऑप्शंस हियर, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, राइट। तो हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे कंट्रीज जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज बन जाएंगे। कहाँ से? मोनार्की को एंड करेंगे और वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज बन जाएंगे। तो जब ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज बनेंगी तो ये जो पावर जो एक जगह पे ही कॉन्सेंट्रेटेड हुआ करता था, सारा का सारा पावर इस राजा के पास हुआ करता था, ये इसके कुछ मंत्रियों के साथ में मिलकर ये जो रूल किया करता था, ये अब नहीं होगा। ये पावर को अब डिवाइड कर दिया जाएगा, इस या हम कह सकते हैं कि पावर जो है अब शेयर कर दिया जाएगा। तो किन किन लोगों के बीच में शेयर किया जाएगा, किन किन इंस्टीट्यूशंस के बीच में शेयर किया जाएगा? तो एक तो ये है कि ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में शेयर किया जाएगा। ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है जुडिशरी, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में क्या होगा? पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी कि राजा के कुछ पावर इन तीनों ऑर्गन्स को मिल जाएंगे। साथ ही हम देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कोई भी थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, इनके बीच में भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा या शेयर किया जाएगा उनके साथ में। साथ ही हम देखेंगे कि सोशल ग्रुप्स के बीच में भी ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, या उनको शेयर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल इंडिया के केस में देखेंगे तो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को भी बहुत सारे पावर्स दिए जाएंगे, उनके बीच में भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। साथ ही साथ हम देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है, इनको भी बहुत सारा पावर मिलेगा। जो प्रेशर ग्रुप्स रहेंगे उनको भी पावर मिलेगा। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो मूवमेंट्स होंगे कंट्री के अंदर में, उनको भी बहुत सारे पावर्स दिए जाएंगे। तो ये जो चार तरह के डिवीजन ऑफ पावर है या शेयरिंग ऑफ पावर है, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे कि मीडिया को बहुत सारे पावर दिया जाएगा। साथ ही हम देखेंगे कि जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं कंट्रीज़ में, ठीक है, जैसे इंडिया के केस ले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। इस तरह के संस्थानों को, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को भी पावर दिया जाएगा। लेकिन हमारा फोकस इस चैप्टर में ये सिर्फ चार तरह के पावर्स में ही हम लोग देखेंगे कि पावर का जो डिवीज़न है या शेयरिंग है, ये हम देखेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आए कि ये बैकग्राउंड क्या है इस चैप्टर। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।
चैप्टर का कि पॉलिटिकल सिस्टम जब चेंज होगा मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ, तो राजा के पास जो पावर कॉन्सेंट्रेटेड था वो पावर अब धीरे धीरे क्या होगा कि वो अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड होगा, और बाकी अलग अलग ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, मीडियाज, अदर इंस्टीट्यूशंस के बीच में भी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। चलिए अब हम आगे आते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। सो ये कह रहा है कि वाई पावर शेयरिंग इज नेसेसरी। पावर शेयरिंग हमें क्यों करना चाहिए, इस चैप्टर में हम समझेंगे। अगर हम पावर शेयरिंग नहीं करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये हमें देखना है। इफ़ वी डोंट डू इट, व्हाट प्रॉब्लम्स विल बी देयर। इफ़ वी डू, व्हाट बेनिफिट्स वी गेन। अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं तो किस तरह के बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, ये देखेंगे हम। एंड फाइनली, व्हाट आर द वेरियस वेज टू डू पावर शेयरिंग। क्या क्या अलग तरीके हैं पावर शेयरिंग करने के। हमने ऑलरेडी जो 4 तरीके देखे ऊपर में, हम उसी के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब आते हैं ओवरव्यू की तरफ। विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर यानी कि हम लोग 9th ग्रेड की बात कर रहे हैं। तो 9th ग्रेड में हमने डेमोक्रेसी के बारे में ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ा था, ठीक है। जैसे हमारे जो फर्स्ट चैप्टर था वो था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, और कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में हमने देखा था कि किस तरह से पावर को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में डिवाइड किया जाता है। We noted last year that in a democracy, all power does not rest with any one organ of the government. An intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of a democracy. तो ये जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनके बीच में एक अगर बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पावर को डिज़ाइन करेंगे या उसको डिवाइड करेंगे या शेयर करेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी होता है किसी डेमोक्रेसी में। अगर किसी भी एक ऑर्गन को हम लोग ज़्यादा पावर दे देंगे तो वो अच्छा नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। तो ये चैप्टर और इसके बाद आने वाले 2 चैप्टर्स में हम लोग पावर शेयरिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। वी स्टार्ट विथ 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो हम लोग 2 स्टोरीज लेंगे, एक बेल्जियम का और एक श्रीलंका का, ठीक है। अब हमने बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरीज क्यों लिए हैं, ठीक है। ये दोनों ही बहुत छोटे कंट्रीज है, दीज आर स्मॉल कंट्रीज, ठीक है। बट even though these are small countries, there is lot of diversity in these 2 countries, and because of these diversities there were conflicts in the country. तो हालांकि ये बहुत ही छोटे कंट्रीज़ है, लेकिन होगा ये कि यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, और जब ये डाइवर्सिटी होगी तो वहाँ पर लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, और एक बार ऐसा लगेगा कि ये डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर देश के टुकड़े हो सकते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे इन दोनों कंट्रीज़ में। तो इसका मतलब ये है कि अगर इन छोटे कंट्रीज़ में इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो जो बड़े कंट्रीज़ हैं वहाँ जहाँ पर डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, उन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसीज़ को कितना खतरा हो सकता है अगर वहाँ पर डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हो। तो हमने इसीलिए छोटे छोटे कंट्रीज़ को देखकर ये समझने की कोशिश की है कि अगर छोटे कंट्रीज़ में इतने प्रॉब्लम्स है तो बड़े कंट्रीज़ में भी बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और इसीलिए अगर हमें बड़े कंट्रीज़ को चलाना है डेमोक्रेटिकली, तो हमें वहाँ पर पावर शेयरिंग को करना पड़ेगा। बोथ दिस स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड फॉर पावर शेयरिंग। The stories yield some general conclusions about the need for power sharing in a democracy. तो power sharing क्यों करना चाहिए डेमोक्रेसी में, इन 2 कंट्रीज़ के जब हम स्टोरीज़ को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। This allows us to discuss various forms of power sharing that will be taken up in the following 2 chapters. तो हम लोग इस चैप्टर में और आने वाले 2 चैप्टर्स में ये देखेंगे कि पावर शेयरिंग को किस तरह से किया जाता है। Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर बेल्जियम की, जो यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है,
और अगर हम देखें इसका साइज़ तो ये हरियाणा से भी छोटे साइज़ का है, ठीक है। आप इस मैप में देख सकते हैं कि इंडिया में अगर हम लोग हरियाणा को देखें तो हरियाणा एक बहुत ही छोटा सा स्टेट है, और ये कंट्री उससे भी छोटी है यूरोप में। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। तो पॉपुलेशन हरियाणा की तकरीबन 2 करोड़ के करीब है, और उसकी आधी जनसंख्या आपको बेल्जियम में देखने के लिए मिलेगा, तकरीबन 1 करोड़ के आसपास। It has borders with France, the Netherlands, Germany and Luxembourg. तो इसके नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं? फ्रांस, नेदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। The ethnic composition of this small country is very complex. है तो ये छोटा सा कंट्री, लेकिन यहाँ पर जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए ये वर्ड एथनिक को पहले समझते हैं। एथनिक का मीनिंग क्या दिया यहाँ पर? ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। तो हम लोग एक सोशल डिवीजन की बात कर रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं जिनका कल्चर जो है वो एक जैसा है, दे शेयर देयर कल्चर। ओके, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर और बोथ। तो ये जो एथनिक ग्रुप्स के लोग हैं ये किस पे बिलीव करते हैं कि इनका एक कॉमन डिसेंट है। इसका मतलब यह है कि इनके जो एंसेस्टर्स थे वो कॉमन है। और ये क्यों ऐसा मानते हैं? क्योंकि इनके जो फिज़िकल टाइप है, इनके जो बॉडी के स्ट्रक्चर है, इनके जो आँख, कान, नाक, बाल जिस तरह के हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के देखने के लिए मिलते हैं। तो इनकी जो बनावट है आँखों का, कान का, कलर ऑफ द स्किन, ये सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं इनके, और इनका कल्चर भी सेम होता है। और ये दोनों भी एक साथ हो सकते हैं, यानी कि कल्चर भी एक हो और इनका फिज़िकल टाइप भी हो, दोनों एक साथ भी देखे जा सकते हैं। They did not always have the same religion और nationality। तो ज़रूरी नहीं कि ये सेम रिलीजन और नेशनलिटी के हों। इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन फैक्टर है वो ये कि इनका कल्चर जो है वो सेम है। अगर हम लोग इंडिया के केस की बात करें तो इंडिया में एक द्राविडियन बोल के एक एथनिक ग्रुप है, ठीक है, और ये हमें साउथ इंडिया में देखने के लिए मिलती है। और ये अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, ये सारे लैंग्वेजेस बोलते हैं। और इनके जो फिज़िकल टाइप है ये देखने में एक दूसरे की तरह दिखाई पड़ते हैं, उनका कल्चर भी सेम है। तो ये रहा मीनिंग ऑफ एथनिक। अब आइए हम वापस चलते हैं यहाँ पर। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। तो ये जो येलोइश रीजन आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, यह है फ्लेमिश रीजन, और यहाँ पर डच स्पीकर्स रहते हैं। कितने परसेंट? 59%। ओके, अनदर 40% पीपल लिव इन द वलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। वलोनिया रीजन जो साउथ में आपको दिखाई पड़ रहा है पिंक कलर में, इसी को हम लोग वलोनिया रीजन कहते हैं, और यहाँ पर फ्रेंच स्पीकर्स रहते हैं, और ये 40% है यहाँ पर इनकी जो पॉपुलेशन है। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन। जो बाकी 1% बेल्जियंस बच गए वो जर्मन स्पीकर हैं, और ये आप देख सकते हैं कि ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ बेल्जियम में रहते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच while 20% आर डच स्पीकिंग। तो जब हम ब्रसल्स की बात करते हैं जो वहाँ का कैपिटल है, वहाँ पर 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, और बाकी 20% जो है वो डच बोलते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम पूरे कंट्री की बात करें तो वहाँ पर मेजॉरिटी में कौन है? डच है। लेकिन जब हम ब्रसल्स की बात करेंगे तो वहाँ पर मेजॉरिटी में कौन है? फ्रेंच है।
अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। The minority French speaking community was relatively rich and powerful. अब फ्रेंच जो थे वहाँ पर माइनॉरिटी में थे कितने 40%, लेकिन ये वहाँ पर रिच एंड पावरफुल थे. This was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. तो जो फ्रेंच लोग थे उनको एजुकेशन जल्दी मिल गया और वो इकोनॉमिकली ज़्यादा डेवलप हुए एज कंपेयर टू द डच स्पीकर्स. This led to tension between the Dutch speaking and the French speaking communities during the 1950s and 60s. So 1950s and 60s में क्या हुआ कि दोनों जो ग्रुप्स थे इनके बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन देखने के लिए मिला, क्योंकि एक ग्रुप था डच लोगों का जो एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली ज़्यादा अच्छे नहीं थे वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू द फ्रेंच पीपल. आपको पता होगा कि बेल्जियम एज ए कंट्री, ठीक है, बेल्जियम एज ए कंट्री बिकम इंडिपेंडेंट इन द ईयर 1830. अगर आप हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि बेल्जियम बिकम ए नेशन स्टेट इन द ईयर 1830, बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट इन द ईयर 1830. The tension between the two communities was more acute in Brussels. तो ये जो दोनों कम्युनिटीज़ थे, फ्रेंच स्पीकर्स एंड डच स्पीकर्स, इनके बीच में जो सबसे ज़्यादा टेंशन थी वो कहाँ पर हमें देखने के लिए मिली, वो ब्रसल्स में. ब्रसल्स presented a special problem. The Dutch speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital. तो डच जो थे वो कंट्री में तो मेजॉरिटी में थे, लेकिन जब ब्रसल्स की बात करें तो वहाँ पर माइनॉरिटी में थे. लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री. तो ये अनदर कंट्री कौन सा है, श्रीलंका है. आइए अब इसके बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये फिगर्स को हम किस तरह से याद रख सकते हैं. तो मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताने वाला हूँ और इस ट्रिक से आपको पूरा का पूरा याद रहेगा कि किस इलाके में कौन से स्पीकर्स थे और वो कितने परसेंटेज लोग थे. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. ठीक है, तो जब हम रीजन की बात करें तो इसको कैसे याद रखेंगे. तो हम लोग अगर ABCD इस तरह से स्टार्ट करें लिखने के लिए तो F पे पहले आएंगे, ठीक है, F लेटर आएगा, उसके बाद में हम लोग और नीचे जाएंगे तो हमारे पास W आएगा, राइट. तो F से क्या हो गया, ये हो गया फ्लेमिश. तो फ्लेमिश रीजन ऊपर की तरफ है तो ये ऊपर आ गया, और वलोनिया जो है वो नीचे की तरफ यानी कि साउथ पार्ट में आ गया, राइट. तो रीजन वाइज देखेंगे तो फ्लेमिश नॉर्थ पार्ट में आएगा और ये साउथ में आएगा, राइट. लैंग्वेज को ही अगर हम लोग फिर से ABCD के हिसाब से देखें तो पहले D आएगा और उसके बाद F आएगा. तो D से डच हो गया और F से फ्रेंच हो गया. तो फ्लेमिश रीजन में डच लोग रहा करते थे और वलोनिया रीजन में फ्रेंच लोग रहा करते थे. उसी तरह पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन का क्या है कि पॉपुलेशन हम देखेंगे कि कोई नंबर नीचे रहा, ठीक है, सो बॉटम टू टॉप जाएंगे तो यहाँ पर लेस नंबर होगा. तो फ्रेंच यहाँ पर 40% पॉपुलेशन थी और यहाँ पर डच की पॉपुलेशन कितनी थी, 59%. इस तरह से याद रखेंगे हम लोग. जब हम ब्रसल्स की बात करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर फ्रेंच पॉपुलेशन इसकी डबल थी. ऐसे याद रखना आपको, डबल यानी कि 80% जो लोग थे ब्रसल्स में वो फ्रेंच स्पीकर्स थे, और बाकी का 1% तो आपने यहाँ पर देख ही लिया है कि यहाँ पर जर्मन स्पीकर्स थे. तो आई होप कि ये जो ट्रिक है इससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरा का पूरा जो एथनिक कॉम्पोजिशन है उसको याद रख सकते हैं. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है. चलिए अब हम श्रीलंका की बात करते हैं. श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन जस्ट ए फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस मैप को तो आपको दिखाई पड़ेगा कि श्रीलंका साउथ ऑफ तमिलनाडु दिखाई पड़ेगा आपको. इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज हरियाणा. तो हरियाणा और श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो सेम थी.
Like other nations in the South Asia region, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन. तो श्रीलंका की भी जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी डाइवर्स थी, अलग अलग तरह के लोग रहते थे इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज एंड रिलीजन. तो क्या थी वहाँ पर एथनिक कॉम्पोजिशन, चलिए देखते हैं. द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिन्हला स्पीकर एंड देवर 74%. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सिन्हला स्पीकर्स जो थे वो 74% थे, ये मेजॉरिटी में थे यहाँ पर, और ये बुद्धिस्ट लैंग्वेज को फॉलो करने वाले लोग थे. एंड द तमिल स्पीकर्स आर 18%. तो आप राइट साइड में देखेंगे कि तमिल्स जो हैं वो 18% ऑफ द पॉपुलेशन है. ठीक है. एमंग तमिल्स देयर आर टू सब ग्रुप्स. तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स. तो तमिल्स को दो ग्रुप्स में हम लोग ने बांट दिया, एक श्रीलंकन तमिल और एक इंडियन तमिल्स. ओके. 13% कितने कौन थे वहाँ पर? श्रीलंकन तमिल्स थे. द रेस्ट whose forefathers came from India as plantation workers during colonial period are called Indian Tamils. और ये कितने परसेंट थे? ये 5% थे. तो इंडियन तमिल्स कौन है? जो इंडिया से श्रीलंका गए, उनके फोरफादर्स गए वहाँ पर प्लांटेशन साइट्स पे काम करने के लिए और वो वहीं पर बस गए. सो दीज इंडियन तमिल्स they went to Sri Lanka and they have settled down there and they were working as plantation workers. ये जो तमिल स्पीकर्स थे ये इधर हिंदू थे या ये मुस्लिम्स थे. यहाँ पर एक तीसरा ग्रुप भी हमें देखने के लिए मिलेगा और ये ग्रुप सिन्हला और तमिल दोनों लैंग्वेजेस को बोलते थे और ये 7% ऑफ द पॉपुलेशन थी यहाँ पर, और इनका जो रिलीजन था वो क्रिश्चियनिटी था. ये क्रिश्चियन लोग थे, 7% ऑफ द पॉपुलेशन इन श्रीलंका. तो ये हमने देखा यहाँ पर एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका. एज यू कैन सी from the map, Sri Lankan Tamil are concentrated in the north and the east of the country. तो ये जो ऑरेंज वाला रीजन आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पर कौन रहते हैं? यहाँ पर श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं. तो ये नॉर्थ पार्ट हो गया और ये ईस्टर्न पार्ट हो गया, यहाँ पर श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं. मोस्ट ऑफ द सिन्हला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है. While most of the Tamils are Hindus और Muslims, ये भी हमने देख लिया ऑलरेडी. There are about 7% Christians who are both Tamil and Sinhalas. तो ये भी हमने ऑलरेडी देख लिया. तो ये हमने देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका में किस तरह का एथनिक कॉम्पोजिशन था. Just imagine what could happen in situation like this. अगर इस तरह का एथनिक कॉम्पोजिशन है कहीं पर तो इसका अंजाम क्या हो सकता है. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. In Belgium, the Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and the German speaking population. क्योंकि डच कम्युनिटी 59% थी हमने देखा, तो ये कहेंगे कि हम मेजॉरिटी में है और ये फोर्स करें फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन को कि वो डच लोगों के हिसाब से चले वहाँ पर बेल्जियम में. दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर. अगर वो ऐसा करेगी तो दोनों ये जो तीनों कम्युनिटीज़ है, खास करके जो दो कम्युनिटीज़ हैं फ्रेंच स्पीकर्स और डच स्पीकर्स, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ सकती है. This could lead to a very messy partition of the country and this could also lead to a messy partition of the country. यानी कि कंट्री जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड भी हो सकती थी कि फ्रेंच लोग अपना एक कंट्री बना लेते और डच लोग अपना एक कंट्री बना लेते. Both the side would claim control over Brussels. और वो दोनों साइड चाहते थे कि हम ब्रसल्स पे भी अपना कंट्रोल करें. In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed even a bigger majority and could impose its will on the entire country. Sinhala community तो यहाँ पर 74% थे और वो चाहती और वो ये चाह रही थी कि भाई हम जो कुछ चाहें इस कंट्री में, जिस तरह से चाहें हम इस देश को चलाएंगे क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं
और हम जो चाहते हैं हम वैसा करें. Now let us look at what happened in both these countries. तो हम आगे देखेंगे कि इन दोनों कंट्रीज़ ने यहाँ पर जो डाइवर्सिटी थी और यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट थी उसको लेकर कौन कौन से कदम उठाए और किस तरह के कदम उठाए. Majoritarianism in Sri Lanka. Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. तो श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो जाएगा किससे? ब्रिटिशर से in the year 1948. The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by the virtue of their majority. तो बेसिकली यहाँ पर सिन्हला कम्युनिटी थे 74%. तो ये सरकार आराम से बना लेते थे क्योंकि सिन्हला लोग इनको वोट किया करते थे. सिन्हला जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वहाँ पर, ठीक है, उनको वोट मिल जाता था आराम से और इसकी वजह से वो एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट वहाँ पर बना लिया करते थे वहाँ पर. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. क्योंकि ये पावर में थे, सिन्हलाज पावर में थे वहाँ पर, ठीक है. अब क्योंकि ये पावर में थे और ये मेजॉरिटी में थे तो इन लोगों ने कुछ इस तरह के पॉलिसीज़ बनाए जो ये दिखाना चाहते थे कि सिन्हला जो है वो सुप्रीम है वहाँ पर, वो सुप्रीमेसी अपने दिखाना चाहते थे वहाँ पर. तो ये वर्ड मेजॉरिटेरियन का मतलब क्या है जरा समझते हैं. ए बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी. तो मेजॉरिटेरियनिज्म एक बिलीफ है, ठीक है, एक बिलीफ है जो ये मानती है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो जिस तरह से चाहे कंट्री को उस तरह से चलाएगी और ये जो माइनॉरिटी है उस कंट्री में उसके विशेष और उसके नीड्स को वो दरकिनार कर देगी, उसको इम्पोर्टेंस देगी ही नहीं. तो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है सिर्फ उनकी बात को ध्यान में रखा जाएगा, उनके लिए अच्छे अच्छे पॉलिसीज़ बनाए जाएंगे और जो भी माइनॉरिटी है उनके नीड्स, उनके विशेष, उनके रिक्वायरमेंट्स को ध्यान नहीं दिया जाएगा, कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी. तो मेजॉरिटेरियनिज्म इस बात पे बिलीव करती है. तो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन लोगों ने कुछ मेजॉरिटेरियनिज्म वाले पॉलिसीज़ को वहाँ पर अडॉप्ट किया. इससे पहले कि आगे बढ़े, हम जब बात करते हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेसी की, ठीक है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की, तो डेमोक्रेसी में ऑब्वियसली जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वही पावर में आती है, ठीक है, जो मेजॉरिटी होती है, ठीक है, वही पावर में आती है. और जब वो पावर में आती है तो वो मेजॉरिटी क्योंकि उनको लोगों ने दिया है तो वो अपनी पावर का यूज़ कर सकती है और जिस तरह के पॉलिसीज़ बनाने हैं वो बना सकती है. तो इसमें गलत क्या है? दरअसल जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की तो डेमोक्रेसी का एक डेफिनेशन है ऑफ द पीपल. आपने ये डेफिनेशन पढ़ा होगा पहले. बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है. सो डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. अब बात यह है कि अगर हम इस वर्ड को देखकर पीपल पीपल पीपल, तो यहाँ पर ये मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहा, ये माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा, ये मेल्स की बात नहीं कर रहा, ये फीमेल्स की बात नहीं कर रहा, ये रिलीजियस बेस्ड लोगों की बात नहीं कर रहा, ये पीपल की बात कर रहा है इन जनरल. तो जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करें तो हम पीपल पे इम्पोर्टेंस देंगे, सभी को साथ लेकर चलने की बात करेंगे, ना कि सिर्फ हम मेजॉरिटी को साथ में लेकर चलने की बात करेंगे या उसके लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे. हम जो भी पॉलिसीज़ बनाएंगे वो सारे लोगों के लिए बनाएंगे, ना कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए बनाएंगे. इसीलिए अगर कोई मेजॉरिटेरियनिज्म कर रहा है तो वो डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ या उसके जो फीचर्स है उसके अगेंस्ट जा रहा है. तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. तो उन लोगों ने
सिन्हला को ही ऑफिशियल लैंग्वेज माना और बाकी तमिल को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया। हम इंडिया के केस को देखेंगे तो इंडिया में हमने 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज माना है, ठीक है, यहाँ पर हमने लैंग्वेज माना है, लेकिन श्रीलंका में उन लोगों ने सिर्फ सिन्हला को ही एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया। क्या बात कर रहे हैं? पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, द गवर्नमेंट फॉलोड preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs। तो वहाँ पर प्रेफरेंस किसको दिया गया? सिन्हला एप्लीकेंट्स को। जो सिन्हला लोग थे उनको गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटी के जो पोजीशंस थे वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ थे उसमें सिन्हला को प्रेफरेंस दी गई, तमिल्स को वहाँ पर प्रीफर नहीं किया गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। पॉइंट नंबर 3 देखेंगे, A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। तो उन लोगों ने क्या किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये लिखा कि भाई हम बुद्धिज़्म को फेवर करेंगे, उसको स्प्रेड करेंगे, ठीक है, और बाकी जो वहाँ पर धर्म के लोग हैं उनके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो जब ये 3 पॉलिसीज़ आए तो इसका अंजाम जो होगा, इसका जो इम्पैक्ट होगा पूरे श्रीलंका में वो काफ़ी नेगेटिव होगा। स्पेशली ये दीज पॉलिसीज़ वर अगेंस्ट द तमिल्स, ठीक है, और तमिल इन पॉलिसीज से बहुत ही नाराज़ हो जाएंगे। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन एमंग द श्रीलंकन तमिल्स। तो जैसे ये पॉलिसीज़ आएंगे तो उनको लगेगा, किनको? श्रीलंकन तमिल्स को लगेगा कि उनको दरकिनार किया जा रहा, उनको अलग थलग किया जा रहा है। They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture। उनको ये लग रहा था कि ये जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिसके कर्ता धर्ता कौन है? बुद्धिस्ट सिन्हला लीडर्स, ये तमिल लैंग्वेज और कल्चर को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interest। तो वो क्या फील कर रहे थे वहाँ पर कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रही है और उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है जहाँ तक बात है जॉब्स की और अपॉर्चुनिटीज़ की, और उनके जो भी इंटरेस्ट हैं, उनके जो भी नीड्स हैं, उनको दरकिनार किया जा रहा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? As a result, the relations between the Sinhala and Tamil communities strained over time। तो क्या होगा कि जो सिन्हला और तमिल कम्युनिटीज़ थे इनके बीच में दूरियां बढ़ने लगी, इनके बीच में एक दरार आने लगा। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये लोग तमिल जो लोग थे वहाँ पर, श्रीलंकन तमिल्स खास करके, इन लोगों ने अपने पार्टीज़ बनाए, पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाए, ठीक है, इसलिए बनाए ताकि तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिल सके। सेकंड, रीजनल ऑटोनॉमी मिल सके। रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब ये था कि इनको कुछ तो फ्रीडम दिया जा सके कुछ अपने रीजनल एरियाज़ पे, यानी कि ये जो एरिया आपको दिखाई पड़ रहा ऑरेंज में, ये चाह रहे थे यहाँ पर तो हमें कुछ इस तरह की फ्रीडम दी जाए ताकि हम यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ कर सकें। एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। और उन्होंने कहा ये जो पार्टीज़ बने उनका एक डिमांड ये भी था कि जो जॉब्स मिले उनको वहाँ पर उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, उनको किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए। बट देयर डिमांड्स फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। इनकी जो डिमांड्स रहेगी तमिल्स की वो रिपीटेडली डिनाई कर दिया जाएगा सिन्हलास के द्वारा। अब बाय 80s क्या होगा? बाय 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो 1980s में क्या होगा
कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ आएंगे और वो कहेंगे कि अब हमें एक अलग सा देश चाहिए, हमें अलग राज्य चाहिए, यानी कि अब देश के दो टुकड़े होने की बात हो रही है। और ये कहाँ पर डिमांड कर रहे थे कि इनको कौन सा जगह दे दिया जाए, ये जो नॉर्थ का पार्ट है ये दे दिया जाए और ये जो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, ये उन लोगों को दे दिया जाए, यानी कि तमिल लोगों को दे दिया जाए। तो यहाँ पर एक वर्ड है तमिल ईलम का मतलब होता है तमिल स्टेट, यानी कि तमिल राज्य, और बेसिकली यहाँ पर स्टेट का मीनिंग है कंट्री, ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब है कंट्री। तो एक मेजर जो यहाँ पर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आएगी, इसका नाम रहेगा LTTE, ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। इसके एक लीडर रहेंगे प्रभाकरन बोलकर, ठीक है। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। तो इनके बीच जो थोड़ा बहुत मतभेद था, अब ये एक बहुत बड़ा भयंकर रूप ले चुका था, ठीक है। अब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे थे, लड़ाई झगड़े की माहौल बन चुकी थी, ओके। इट सून टर्न्ड इनटू ए सिविल वॉर, और ये क्या होगा कि बहुत जल्द एक सिविल वॉर का रूप ले लेगी। सिविल वॉर क्या होता है, आइए देखते हैं। सिविल वॉर का डेफिनेशन यहाँ पर है, ए वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन ए कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक ए वॉर। तो एक ही कंट्री के अंदर, यानी कि कंट्री तो एक ही है, बट यहाँ पर दो ग्रुप्स है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है। अब ये क्या करेंगे कि ये अपने बीच में लड़ाई होगी, ये दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई होगी, ठीक है। और ये लड़ाई इतनी भयंकर होगी, इतना ज़्यादा इंटेंस होगा कि ये लगेगा कि ये लड़ाई नहीं हो रही, ये एक युद्ध हो रहा है, दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा, ये छोटा मोटा लड़ाई नहीं लगेगा। जनरली क्या होता है कि अगर दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं तो वहाँ लोग डंडे लेकर आते हैं, सरिया लेकर आएंगे, हो सकता है कि बंदूकें और तलवार लेकर चले आए। लेकिन जब सिविल वॉर होती है तो यहाँ पर ये जो दो ग्रुप्स रहते हैं, इनके पास मॉडर्न वेपन्स होते हैं, इनके पास टैंक्स होती है, इनके पास रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, इनके पास और भी बहुत ही एडवांस्ड वेपन्स और हथियार होती है, ठीक है। तो सिविल वॉर कंट्री के ही बीच के दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई होती है, बट ये बहुत ही इंटेंस होती है, बहुत ही भयंकर होती है लड़ाई। ऐसा लगता है कि ये दो गुटों के बीच में नहीं, दो देशों के बीच में यहाँ पर लड़ाई हो रहा है। तो यहाँ पर आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं और इन पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह का माहौल था श्रीलंका में जब ये सिविल वॉर चल रहा था। सिविल वॉर की वजह से क्या होगा, एज ए रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बिन किल्ड। तो सिन्हलाज भी बहुत मारे गए, तमिल्स भी बहुत मारे गए। Many families were forced to leave the country as refugees। बहुत सारे लोग कंट्री छोड़कर चले गए, दूसरे देशों में चले गए और वहाँ रिफ्यूजी बन गए। Many more lost their livelihoods। बहुत सारे लोगों को जो रोजगार का अवसर थे वो ख़त्म हो गए। वहाँ पर लोग किस तरह से कमाएंगे, अपने परिवार को किस तरह से चलाएंगे, ये बहुत ही मुश्किल हो गया था। The civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country। तो सोशली वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी सिविल वॉर की वजह से। कल्चर जो कल्चरल फैब्रिक जो वहाँ पर रहेगा वो भी तहस नहस हो जाएगा, और जो इकोनॉमिक लाइफ है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। इट एंडेड इन 2009। फाइनली ये 2009 में ख़त्म हो जाएगा सिविल वॉर। और उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे, श्रीलंका में हम देखेंगे कि वहाँ बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। तो ये हमने देख लिया श्रीलंका के केस। अब हम आते हैं बेल्जियम की तरफ। एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो जब हम एकोमोडेशन की बात करते हैं तो बेसिकली मान के चलते हैं कि कोई हम रेसिडेंस की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है। जनरली हम ये बात समझते हैं एकोमोडेशन वर्ड से, बट यहाँ पर एकोमोडेशन का मतलब कुछ अलग है। यहाँ पर हम बात करते हैं कॉम्प्रोमाइज़ की, ठीक है। एकोमोडेशन का मतलब यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ है, या आप कह सकते हो सेटलमेंट है,
या हम ये भी कह सकते हैं कि गिव एंड टेक है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली बात होती है कि हम एक दूसरे पे भरोसा करके हम कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे और बट हम साथ में रहने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एकोमोडेशन का मतलब यहाँ पर यह है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द बेल्जियन लीडर्स टुक ए डिफरेंट पाथ। They recognize the existence of regional differences and cultural diversities. तो श्रीलंका ने जिस तरह का रास्ता अपनाया था उससे एक अलग रास्ता बेल्जियन लीडर्स ने अपनाया। उनको पता था कि हमारे यहाँ पर रीजनल डिफरेंसेस हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के कम्युनिटीज़ रहते हैं और उनके कल्चरल डाइवर्सिटीज़ है, कल्चरली भी वो लोग अलग अलग तरीके के लोग हैं। Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदल दिया, 4 टाइम्स। कॉन्स्टिट्यूशन को ही क्यों बदला? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ बुक, इज़ द सुप्रीम लॉ बुक ऑफ एनी कंट्री। और अगर सुप्रीम लॉ बुक में किसी चीज़ को लिख दिया तो ये सभी को मानना पड़ेगा। ये कोई कोरा कागज़ नहीं जिस पे लिखा और उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया तो ये सभी को मानना ज़रूरी है। इसीलिए उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज किया ताकि लोगों को ये भरोसा रहे कि ये जो सिस्टम बन रहा है यहाँ पर वो सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में है, और क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में है तो सभी लोगों को उस पर भरोसा रहेगा। क्या बात है? द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव। तो हम दुनिया के किसी और देश को देखेंगे तो उससे बहुत ही अलग अरेंजमेंट इन लोगों ने किया था और ये बहुत ही इनोवेटिव था, एक अलग हटके था ये जो इन लोगों ने अपना सिस्टम बनाया यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या था इस सिस्टम में। हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। तो बेल्जियम मॉडल के कुछ पॉइंट्स या कुछ एलिमेंट्स हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या देखेंगे हम यहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स विल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो फ्रेंच और डच, इसके मिनिस्टर्स इक्वल नंबर्स के होंगे, मिनिस्टर्स इक्वल नंबर्स होंगे। इसका मतलब यह है कि फ्रेंच यहाँ पर कितने थे? 40% और डच कितने थे? 59%, ठीक है। तो इवन दो यहाँ पर डच 59% थे और फ्रेंच कम थे उससे, बट इन लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे जो मिनिस्टर्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, वो इक्वल होगी, ठीक है। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, ओके। तो अगर कुछ स्पेशल लॉज बनाने वहाँ पर, तो जितने भी वहाँ पर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे, यानी कि वहाँ पर जो फ्रेंच लोग थे, ठीक है, वहाँ पर जो जर्मन लोग थे, वहाँ पर जो डच लोग थे, ठीक है, इन तीनों को क्या करना पड़ेगा कि उनको सामने आना पड़ेगा और उस लॉ के बारे में उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो लॉ कभी माना नहीं जाएगा, वो लॉ कभी पास नहीं होगा। ये कुछ स्पेशल लॉज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। Thus, no single community can make decisions unilaterally. तो बताया गया है कि कोई भी एक कम्युनिटी अपने आप से वहाँ पर लॉज नहीं बना सकती है, सभी को मिलजुल कर साथ आना पड़ेगा और फिर उस लॉ को अप्रूव करना पड़ेगा। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। इसका मतलब यह है कि सभी जो वहाँ पर कम्युनिटीज़ थे सभी को इम्पोर्टेंस दिया गया, ना कि सिर्फ एक कम्युनिटी को, जैसा कि हमने देखा श्रीलंका के केस में कि वहाँ पर सिर्फ एक कम्युनिटी को ही इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था और वो थी सिन्हला कम्युनिटी। आइए पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो अभी हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की। तो क्या होगा कि बहुत सारे जो पावर्स रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो सारे पावर्स किसको दिए जाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाएगा, ओके।
और जनरली ये कौन से पावर्स दिए जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट जो पावर्स देती है स्टेट गवर्नमेंट को, ये जनरली पावर्स होती है लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है, ये लेजिस्लेटिव पावर्स दी जाती है। एक चीज़ याद रखने की बात यह भी कि जब हम किसी को लेजिस्लेटिव पावर देते हैं तो उसके साथ ही हम उसको एग्जीक्यूटिव पावर्स भी दे देते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग उसको एग्जीक्यूटिव पावर भी दे देते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लेजिस्लेटिव पावर दिया, इसका साथ साथ ये भी समझ में आता है कि उनको एग्जीक्यूटिव पावर भी साथ ही साथ मिल गया। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी दबाव में नहीं आएगी, वो उसके सबऑर्डिनेट्स नहीं रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं काम करेगी, उनको इंडिपेंडेंस दिया जाएगा, उनको इंडिपेंडेंस दिया जाएगा अपने काम करने के लिए। ओके, तो ये था सेकंड पॉइंट। पॉइंट नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रसेल्स हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब हम ब्रसेल्स के गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्रसेल्स में एक अलग तरह का गवर्नमेंट बनाया गया, ठीक है, एक सेपरेट गवर्नमेंट लिखा यहाँ पर, ठीक है, अलग से गवर्नमेंट बनाया गया। और यहाँ पर भी क्या करेंगे कि जो डच और फ्रेंच लोग थे, ठीक है, ये यहाँ पर जो मिनिस्टर्स होंगे यहाँ पर, उनके बारे में ये कहा इन लोगों ने, उनके बारे में ये समझौता है किया, ये एग्रीमेंट किया कि यहाँ पर मिनिस्टर्स इक्वल होंगे, फ्रेंच के भी और डच के भी। इसका मतलब यह है कि डच तो यहाँ पर 20% लोग ही थे और फ्रेंच यहाँ पर 80% लोग थे। बट ये सब होने के बावजूद भी फ्रेंच लोगों ने कहा कि हम इक्वल रखेंगे अपने मिनिस्टर्स का नंबर, यानी कि इन लोगों ने डच को यहाँ पर थोड़ा अधिक सीट दिया, ठीक है। जैसे कि हमने फर्स्ट केस में देखा था यहाँ पर, तो यहाँ पर डच लोग जो 59% थे, इन लोगों ने फ्रेंच लोगों को कुछ एक्स्ट्रा सीट्स दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर डच लोगों ने अपना दिल बड़ा किया था, राइट। और अब यहाँ पर जो ब्रसेल्स की गवर्नमेंट बनेगी तो यहाँ पर फ्रेंच लोग अपना दिल बड़ा करेंगे और एक्स्ट्रा सीट्स किसको देंगे? डच लोगों को देंगे। तो इसी तरह से क्या होगा, हम ये समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि दोनों जब मिलजुल के ये फैसला करते हैं कि चलो मैं यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, तुम वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, क्योंकि हमें मिलजुल के रहना है, तो क्यों ना हम जब मिलजुल कर रहेंगे तो शांतिपूर्वक रहेंगे और एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहाँ पर दोनों पीसफुली को एग्जिस्ट कर सकें। The French-speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch-speaking community has accepted equal representation in the central government. तो एक हाथ दे और एक हाथ ले, इस तरह का काम करेंगे ये लोग और मिलजुल कर रहने की कोशिश करेंगे। फ्रेंच लोगों ने अपना दिल बड़ा किया जब ब्रसेल्स में गवर्नमेंट बन रही थी, डच लोगों ने अपना दिल बड़ा किया जब सेंट्रल गवर्नमेंट बन रही थी। Now let's come to point number 4. Apart from the central government and the state government, there is a third kind of government. This community government is elected by people belonging to one language community. ये याद रखिएगा, बहुत ही important point है। तो अभी ये लोग क्या करेंगे, एक तीसरे तरह का गवर्नमेंट बनाएंगे। तो हम देखते हैं जनरली एक फेडरल सिस्टम में, ठीक है, एक फेडरल सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो फर्स्ट ईयर हमने देखा यहाँ पर कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड हमने देखा यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है, और यहाँ पर जो थर्ड टीयर है वो हमने देखा कि यहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट का इलेक्शन कैसे होगा, कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा? इसमें वन लैंग्वेज कम्युनिटी के ही लोग पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि अगर डच कम्युनिटी लैंग्वेज कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी है तो वहाँ पर सिर्फ डच लोग ही वहाँ पर वोटिंग करेंगे, ओके। और वहाँ पर अगर फ्रेंच लोगों की कम्युनिटी गवर्नमेंट बननी है तो वहाँ पर सिर्फ फ्रेंच लोग ही वोट करेंगे। सो क्या लिखा है, इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव, ठीक है। तो कहीं पर भी वो रहे, वो अपनी कम्युनिटी के लिए ही वोट कर सकते हैं। दिस गवर्नमेंट
हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। तो ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है इसके पावर क्या क्या रहेंगे, किस एरिया पे ये काम कर सकती है, कल्चरल रिलेटेड काम, एजुकेशनल रिलेटेड काम और लैंग्वेज रिलेटेड काम कुछ भी रहेगा तो इन मैटर्स पे कौन डिसीजन ले सकता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट डिसीजंस ले सकती है। जस्ट हम इसको रिकैप कर सकते हैं, यहाँ पर समराइज कर सकते हैं, फिर से समराइज कर सकते हैं या इसको रिकैप करें यहाँ पर, ठीक है। तो पहला हमने देखा था यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की थी हमने, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग जो इनके मिनिस्टर्स के जो नंबर्स रहेंगे वो इक्वल रहेंगे, ठीक है। सेकंड हमने देखा था कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की बात की थी हमने, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको पावर्स दिया जाएगा, उनको फ्रीडम दी जाएगी। थर्ड हमने देखा था, ठीक है, कि यहाँ पर एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाएगी जिसको हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक, सॉरी, एक सेपरेट गवर्नमेंट बनेगी सिर्फ ब्रसेल्स के लिए, क्योंकि ब्रसेल्स का जो एथनिक कॉम्पोजिशन था वो 80-20 था, हमने देखा था 80% फ्रेंच लोग थे और 20% यहाँ पर डच लोग थे, ठीक है, ओके। और यहाँ पर भी क्या होगा कि जो मिनिस्टर्स रहेंगे उनके जो नंबर्स रहेगी वो इक्वल रहेगी। उसके बाद तीसरी तरह की गवर्नमेंट बनेगी, पॉइंट नंबर 4 में हम देखेंगे कि एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनेगी, जो थर्ड टाइप ऑफ द गवर्नमेंट, इसको हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलेंगे, ठीक है। और ये अपने अलग अलग लैंग्वेज कम्युनिटी के लोग क्या करेंगे, वोट करेंगे और अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे, डच अपना बनाएंगे, फ्रेंच अपना बनाएंगे और जर्मन स्पीकर्स अपने बनाएंगे, राइट। ये किन मैटर्स पे काम कर सकती है, कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज पे काम कर सकती है या काम करेंगे, इनको ये जुरिस्डिक्शन दिया गया, ओके। इन एरियाज पे ये काम कर सकते हैं। You might find the Belgian model very complicated. It is indeed very complicated even for people living in Belgium. बेल्जियम के लोगों को भी ये बड़ा मतलब कि अजीब सा लगता था कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है, बाहर के लोगों को तो लगता ही था, बेल्जियम के लोगों को भी ये लगता था। बट दीज एग्रीमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार। अभी तक ये जो एग्रीमेंट इन लोगों ने किया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स चेंज किया था, उसमें जो जो अमेंडमेंट्स किए थे वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। दे help to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of country on linguistic lines. तो ये जो उनके बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते थे उसको इन लोगों ने ख़त्म कर दिया, क्योंकि अगर वो ख़त्म नहीं होता तो ऐसा हो सकता था कि देश के 2 टुकड़े हो सकते थे, ठीक है, कंट्री के 2 टुकड़े हो सकते थे लिंग्विस्टिक लाइंस पे, यानी कि लैंग्वेज बेस्ड वहाँ पर 2 कंट्रीज बन सकते थे। When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as the headquarter. तो जब यूरोपियन यूनियन बनी तो यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट कहाँ पर बनाया गया, ब्रसेल्स में बनाया गया। एक कंट्री जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन थी, जहाँ पर 2 गुटों के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद था, वो एक इतना पीसफुल कंट्री बन गया कि यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट था वो ब्रसेल्स में बनाया गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। So what do we learn from these 2 stories of Belgium and Sri Lanka? तो हम क्या सीखते हैं इन 2 स्टोरीज से? तो सिमिलैरिटीज़ क्या थी उनके बीच में कि ये दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे। डिफरेंसेस क्या थी यहाँ पर? पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज़ डिफरेंट। दोनों जगह पे जो पावर शेयरिंग की अरेंजमेंट थी वो काफ़ी डिफरेंट थी। बेल्जियन मॉडल क्या बोलता है? In Belgium, the leaders have realized the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and regions. तो बेल्जियम लीडर्स को ये लग गया था कि अगर हमको साथ रहना है, मिलजुल के रहना है, तो हमें दूसरों के रिलीजन, दूसरों के इंटरेस्ट, दूसरों के लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो कहीं भी रहते हों। Such a realization resulted in mutually acceptable agreement for power sharing.
तो जब ये रियलाइजेशन हो जाएगा, जब ये समझ में आएगा कि हम लोग को मिलजुल के रहना है, तो वो एक पावर शेयरिंग का मॉडल क्रिएट करेंगे और इस तरह से पावर शेयरिंग को करेंगे कि सभी जो कम्युनिटीज़ हैं वो मिलजुल के साथ रह सकें। श्रीलंकन मॉडल क्या था? श्रीलंका शोज ए कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल। तो ये बेल्जियम मॉडल से बिल्कुल अलग था, उसके अपोजिट था। It shows us that a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power. It can undermine the unity of the country. तो इन लोगों ने क्या कहा, या इन लोगों का सोच क्या था कि मेजॉरिटी कम्युनिटी अपना डोमिनेंस दिखाएगी, वो अपना पावर दिखाएगी माइनॉरिटीज़ के ऊपर में, और उनको किसी भी तरह की कोई सहूलियत नहीं देगी, कोई पावर नहीं देगी, कोई इम्पोर्टेंस नहीं देगी। और जब ये करेंगे हम लोग, तो ये देश की शांति और अखंडता को क्या कर देगी? ख़त्म कर देगी। तो ये दो मॉडल्स हमने देखे। एक जो मॉडल था बेल्जियम का, ये एक पॉजिटिव मॉडल है और ये एक नेगेटिव मॉडल है पावर शेयरिंग का। यहाँ पर देखते हैं एक कार्टून दिया गया है, फाइंड जर्मन इंजीनियरिंग। क्या लिखा गया है यहाँ पर कि द कार्टून एट द लेफ्ट रेफर्स टू प्रॉब्लम्स ऑफ रनिंग Germany's grand coalition government that includes two major parties of the country, namely Christian Democratic Union and Social Democratic Party. The two parties are historically rivals to each other. They had to form a coalition government because neither of them got clear majority of seat on their own in 2005 elections. They take divergent positions on several policy matters but still jointly run the government. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो कार है इसमें दो स्टीयरिंग व्हील्स बनाए गए हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि दो सोच वाले लोग हैं, दो अलग अलग विचारों के लोग हैं। तो 2005 में जब जर्मनी में इलेक्शंस होंगे तो वहाँ पर दो पॉलिटिकल पार्टीज रहेंगे, किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलेगा, तो दोनों मिलजुल के कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस गाड़ी में दो स्टीयरिंग व्हील्स हैं, तो अगर ये दोनों मिलजुल कर नहीं चलेंगे तो ऑब्वियसली गाड़ी कहीं पे मतलब एक्सीडेंट कर सकती है। लेकिन अगर ये मिलजुल के रहेंगे तो ये बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ सकते हैं। मिलजुल के अगर ये चले तो गाड़ी स्मूथली चलेगी, देश अच्छे से चलेगा। तो ये जो कार्टून है यही दिखाने की कोशिश कर रही है। Why power sharing is desirable? तो हम देखने वाले हैं रीजंस बिहाइंड पावर शेयरिंग या पावर शेयरिंग करने की वजह क्या है। इसको हम लोग 4 स्टेप्स में कवर करेंगे। स्टेप नंबर 1 में हम 2 वीडियो क्लिप्स देखेंगे। ये 2 वीडियो क्लिप्स वैसे डायरेक्टली पावर शेयरिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये एक बैकग्राउंड सेट कर देगा। ये एक बैकग्राउंड सेट कर देगा ताकि हम पावर शेयरिंग को समझ सकें कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। सेकेंड स्टेप में इस बैकग्राउंड के बाद हम ये समझ लेंगे कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। ओके, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। स्टेप नंबर 3 में हम बुक की रीडिंग करेंगे और बुक में क्या क्या लिखा है उसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। एंड फाइनली स्टेप नंबर 4 में हम लोग एक वेन डायग्राम की मदद से इस पूरे चैप्टर का इस पूरे पार्ट का रिवीजन करेंगे और इसको समराइज़ करेंगे। और उसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फर्स्ट वीडियो क्लिप देखते हैं। मेरा टॉपिक है पूजा। हम हर सुबह वाहिगुरु की पूजा करते हैं। पापा कहते हैं कि पूजा करने से वाहिगुरु खुश हो जाएंगे और हमारी रक्षा करेंगे। पर मम्मी कहती है कि पूजा करने से दादी खुश हो जाएगी और हमें बड़ा मकान छोड़ जाएगी। तो इस वीडियो क्लिप के हिसाब से अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोग यहाँ पर 2 reasons to do prayer,
हमें दो वजह देखने के लिए मिलेंगे कि प्रेयर हमें क्यों करना चाहिए। एक तो वजह जो फादर का है, रीज़न। फादर यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर हम पूजा करेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। सो गॉड इज़ गोइंग टू सेफगार्ड अस, हमारी रक्षा करेंगे और हमें ब्लेसिंग्स भी देंगे। ठीक है, ये फादर का सोचना। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे कि मदर का एक अलग ही व्यू पॉइंट है। मदर ये सोच रही है, या मदर इसलिए प्रेयर कर रही है, पूजा इसलिए कर रही है क्योंकि उन्हें एक बड़ा मकान चाहिए। तो अगर हम इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे तो पूजा करने के दो वजह हैं। एक तो हमें कुछ पैसे दे देंगे, हमें एक मकान मिल जाएगा, इस तरह की चीज़ें हैं। और दूसरा यह है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। अब दरअसल होता यह है कि अगर हम पूजा करते हैं तो हमें दो तरीके से फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, सो ये हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए फ़ायदा होगा। हमारे लिए ये मकान भी दे सकता है, हमें मकान भी मिल सकता है पूजा करने से, और हमारे भगवान जो है हमारी रक्षा भी करेंगे। ओके, सो द एम ऑफ प्रेयर हियर, एम ऑफ प्रेयर क्या है? वेलबींग ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो चलिए सेकंड वीडियो क्लिप देखते हैं। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। तो हमने यहाँ पर देखा इस वीडियो क्लिप में कि हमारे पास दो एक्टर्स हैं यहाँ पर। एक तो है अमिताभ बच्चन और दूसरी तरफ हमारे पास हैं शशि कपूर। अब ये दोनों जब लाइफ में जीने की बात करते हैं कि क्या क्या है उनके पास में, ठीक है, तो हम देखते हैं कि अमिताभ ये कह रहे हैं यहाँ पर कि उनके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। और दूसरी तरफ शशि कपूर कहते हैं कि उनके पास माँ है। अगर हम एक अच्छी लाइफ की बात करें, अगर हम एक गुड लाइफ की बात करें, अच्छी लाइफ की बात करें, तो हमें ये लगेगा कि अगर हमें एक अच्छा लाइफ चाहिए तो हमें इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, इसकी अपनी अहमियत है, इनका अपना इम्पोर्टेंस है, और वहीं पर माँ की भी अपनी इम्पोर्टेंस है। फैमिली रिलेशंस भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। तो हमें दो तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पर, और माँ की अपनी वैल्यू होती है। ठीक है, माँ की अपनी वैल्यू होती है। गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, इसकी अपनी वैल्यू है। अब ये दो वीडियो क्लिप्स को बैकग्राउंड में रखते हुए हम समझेंगे वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, यानी कि पावर शेयरिंग करने के वजह क्या क्या है या इसके रीजंस क्या क्या हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग दो टाइप्स ऑफ रीजंस देखेंगे, टू टाइप्स। ओके, एक साइड पे हम लोग देखेंगे कि अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। और जब कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होते हैं तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। तो एक वजह तो यह है कि अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करता है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। वहीं दूसरी तरह हम देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी अपनी एक वैल्यू है, इसकी अपनी एक वैल्यू है, और ये मॉरल ग्राउंड्स पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग इसको मॉरल ग्राउंड्स पे देखते हैं कि हमें पावर शेयरिंग करना चाहिए। जब हम मॉरल वैल्यूज़ की बात करेंगे तो हम ये कहते हैं कि भाई सभी को जस्टिस मिलना चाहिए एक समाज के अंदर में। और जस्टिस कब मिलेगा? जब हम पावर को शेयर करेंगे। हम बात करते हैं इक्वालिटी की, कि सभी को समानता मिलनी चाहिए, बराबरी का हक मिलना चाहिए। और एक अच्छा मॉरल वैल्यू है कि हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट ना करें। तो ये दो तरह के वजह है क्योंकि हमें पावर शेयरिंग करना चाहिए। अगर हम मॉरल वैल्यूज़ की बात करें इन कॉमन लाइफ, ठीक है, एक आम बात करें, तो हम कहते हैं कि वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स।
हमें अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। अब इससे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होता, हमें कोई मटेरियलिस्टिक गेन नहीं होता, लेकिन इससे होता यह है कि हम एक अच्छा समाज बनाते हैं। और ये बहुत ज़रूरी भी होता है कि हम इस तरह के मॉरल वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस दें अपनी लाइफ में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जब हम पावर शेयरिंग करते हैं तो हम इन दो तरह के रीजंस की बात करते हैं। ये जो पहला तरीके का रीज़न है इसी को हम लोग कहते हैं प्रूडेंशियल रीजंस, और जो दूसरे तरह की वजह है उसी को हम लोग कहते हैं मॉरल रीजंस। और जब हम ये दोनों ही रीजंस को देखते हैं तो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। ये दोनों किस तरफ एम करते हैं, इनका एम क्या है? इनका एम है बेटर डेमोक्रेसी। अगर हमें एक अच्छा डेमोक्रेसी बनाना है तो हमको सोच समझकर प्रूडेंशियल रीजंस भी देखने पड़ेंगे और हमें मॉरल रीजंस को भी इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, तभी जाकर एक डेमोक्रेसी बहुत अच्छी डेमोक्रेसी बनेगी। बात तो सही है। आई होप आपको अब पावर शेयरिंग क्यों करना चाहिए ये समझ में आ गया। वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, क्योंकि इससे हमें दो तरीके के फ़ायदे होते हैं। पहला तो ये कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है, दूसरा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, और दूसरा हम मान के चलते हैं कि ये समाज के लिए अच्छा है, ये लोगों को एक साथ मिलकर रहने के लिए प्रेरित करता है। अब हम लोग थर्ड स्टेप में पहुंच गए हैं और यहाँ पर हम लोग NCERT बुक की रीडिंग करेंगे और समझेंगे कि इस बुक में लिखा क्या है प्रूडेंशियल रीजंस को लेकर और मॉरल रीजंस को लेकर। तो यहाँ पर प्रूडेंशियल का एक डेफिनेशन है, इसमें लिखा है बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। तो हम पावर शेयरिंग की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इससे हमें फ़ायदा और नुकसान क्या होगा। ठीक है, तो जब हम फ़ायदे और नुकसान को सामने रखते हुए कोई डिसीजंस लेते हैं तो उसी को हम लोग प्रूडेंशियल डिसीजंस कहते हैं। प्रूडेंशियल डिसीजंस आर यूजुअली कॉन्ट्रास्टेड विथ डिसीजंस बेस्ड प्योरली ऑन मॉरल कंसिडरेशन। तो एक तो होता है मॉरल कंसिडरेशंस, जहाँ पर हम फ़ायदे नुकसान की बात नहीं करते, हम कहते हैं कि भाई ये एक अच्छी चीज़ है, हमें करना चाहिए। जैसे हमने थोड़ी देर पहले कहा कि हमें अपने बड़े बूढ़ों का, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इससे फ़ायदे और नुकसान की बात हम लोग, उसमें हम फ़ायदे और नुकसान की बात करते ही नहीं हैं। तो चलिए बुक में क्या लिखा है देखते हैं। Thus, two different sets of reasons can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps the possibility of conflict between social groups. तो social groups के बीच में conflicts को reduce करता है अगर हम power sharing करते हैं तो। Since social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order. और क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स होने की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, इसलिए अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं तो पॉलिटिकल ऑर्डर में स्टेबिलिटी आती है। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स में लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। शॉर्ट रन में ये लगता है कि चलो मेजॉरिटी अपना रूल कर रही है, माइनॉरिटी को दबा कर रख रही है, लेकिन अगर ये लॉन्ग रन तक चलते गया, देर तक चलता गया, तो क्या होगा, ये देश की एकता और अखंडता को क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। टिरेनी ऑफ मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन अफेक्ट्स मेजॉरिटी एडवर्सली एज वेल। तो अगर हम अत्याचार करते हैं, अगर मेजॉरिटी के जो लोग हैं वो माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार करते हैं, तो इससे सिर्फ माइनॉरिटी को ही नहीं बल्कि मेजॉरिटी को भी क्या करना पड़ता है, नुकसान झेलना पड़ता है। और हमने ये देखा था श्रीलंका के केस में, जब वहाँ के तमिल लोगों पर प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसका मतलब ये नहीं था कि जो मेजॉरिटी में थे, जो बुद्धिस्ट लोग थे, जो सिन्हला स्पीकर्स थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आया, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। There is a second deeper reason why power sharing is good for democracies. तो अब हम देखते हैं कि वो दूसरा रीज़न कौन सा है।
पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये कहता है कि पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। जैसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं तो वहीं पर हम ये मान लेते हैं कि वहाँ पर पावर शेयरिंग की जाएगी, क्योंकि मोनार्कीज एंड डिक्टेटरशिप में पावर शेयरिंग बिल्कुल नहीं की जाती है। और जैसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री तो यहाँ पर तो पावर शेयरिंग होगा ही होगा। A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. तो बेसिकली क्या होता है कि एक तरफ हम देखते हैं कि एक गवर्नमेंट है जो रूल्स बनाती है, जो पॉलिसीज़ बनाती है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर सिटीजन्स होते हैं जिनके ऊपर ये रूल अप्लाई होता है। तो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाती है, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट सिटीजन्स के ऊपर होता है। और सिटीजन्स को इसलिए ये देखना चाहिए कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाए वो क्या होना चाहिए, वो रीज़नेबल होना चाहिए, सभी के लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए वो पॉलिसी। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। तो सरकार ये पूछे सिटीजन से कि भाई आप चाहते क्या वो हमसे। A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. एक legitimate government वही होती है जो ये चाहती है कि citizens जो हो वो government के decision making में participate करें, और जब citizens participate करेंगे decision making में तो सरकार कोई ऐसा वैसा पॉलिसी नहीं बना पाएगी और इससे जनता को यानी कि citizens को फ़ायदा होगा। Let us call the first set of reasons prudential and the second moral. तो हमने ऑलरेडी देख लिया था कि moral reasons क्या होते हैं और prudential reasons क्या होते हैं। While prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes, moral reasons emphasize the very act of power sharing as valuable. ठीक है, तो जहाँ पर prudential reasons ये कहती है कि इससे अच्छे आउटकम्स आएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर फ़ायदे और नुकसान को मद्देनज़र रखते हुए हम एक डिसीजन ले रहे हैं, तो ये हमें बेटर आउटकम देगी। वहीं पर मॉरल रीजंस क्या कहते हैं कि इसकी अपनी वैल्यू है, हम एक अच्छा समाज क्रिएट करते हैं, सभी के साथ मिलजुल के रहने की कोशिश करते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नाउ फाइनली स्टेप नंबर 4 में हम लोग समझेंगे इस वेन डायग्राम के मदद से कि प्रूडेंशियल रीजंस क्या होते हैं और मॉरल रीजंस क्या होते हैं। ये हम समराइज़ करेंगे यहाँ पर। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रूडेंशियल रीजंस। और प्रूडेंशियल रीजन क्या कहती है कि ये कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करता है और इंश्योर करता है कि देश में स्टेबिलिटी बनी रहे, सरकार में स्टेबिलिटी बने रहे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे यहाँ पर। और वहीं पर जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, मॉरल रीजंस जो हैं, वो बेसिकली एथिकल वैल्यूज़ की बात करती है, वो फेयरनेस की बात करती है, इक्वालिटी की बात करती है, राइट्स की बात करती है, ये जस्टिस की भी बात करती है, ठीक है। और ये याद रखना है आपको कि ये जो प्रूडेंशियल रीजंस हैं और ये जो मॉरल रीजंस हैं, दोनों क्या करते हैं, बोथ एम एट बेटर डेमोक्रेसी। क्या बात है। अगर डेमोक्रेसी को बेटर बनाना है तो हमें प्रूडेंशियल रीजंस और हमें मॉरल रीजंस, ये दोनों को ही समझना पड़ेगा, या उन दोनों की भागीदारी यहाँ पर नज़र आएगी हम लोग को। प्रूडेंशियल रीजंस उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि मॉरल रीजंस हैं, और मॉरल रीजंस उतने ही ज़रूरी है जितने कि प्रूडेंशियल रीजंस हैं। सो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। So the various forms of power sharing that we do in modern democracies are here. There are many more. इसके अलावा भी जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग की जाती है वो है, लेकिन हम यहाँ पर 4 तरह के पावर शेयरिंग को डिटेल में समझने वाले हैं। Number 1, power is shared among different organs of the government. Number 2, power is shared among government at different levels. Number 3, power is shared among different social groups. And number 4, power is shared with political parties, pressure groups and movements.
The idea of power sharing has emerged in opposition to the notion of undivided political power. तो पहले पॉलिटिकल पावर्स जो हुआ करती थी वो अनडिवाइडेड, डिवाइड नहीं हुआ करती थी, यानी कि ये एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड हुआ करती थी, और उसके जगह पे एक नए तरीके का पावर शेयरिंग अरेंजमेंट आया, यानी कि अब पावर को एक जगह नहीं रखकर उसको अलग अलग जगह पे डिवाइड किया जाएगा या उसको शेयर किया जाएगा. फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट ऑल पावर्स ऑफ ए गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड in one person or group of persons located at one place. तो बहुत समय से ये माना जाता था, ये बिलीव किया जाता था कि सरकार के जो पावर्स हैं वो सिर्फ एक ही जगह पे होना चाहिए. क्या बात कर रहे हैं? या तो किसी एक व्यक्ति के पास या एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स के पास होना चाहिए जो एक जगह पे रहते हैं. It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them. और ऐसा माना जाता था कि अगर इस पावर को डिस्पर्स कर दिया जाएगा, अलग अलग जगह पे फैला दिया जाएगा, एक जगह पे नहीं रखा जाएगा, तो इससे क्या होगा कि जो डिसीजन मेकिंग है वो क्या होगा, वो डिले हो जाएगा, वो क्विक नहीं होगा, वो जल्दी से नहीं होगा, और साथ ही साथ जो कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे उसको भी एनफोर्स करने में, उसको भी लागू करने में बहुत वक्त लगेगा. तू समझा? हाँ. नहीं, तू समझा नहीं. But these notions have changed with the emergence of democracy. लेकिन जैसे जैसे डेमोक्रेसी सामने आई, जैसे जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स फैलने लगे, ऐसा लगने लगा कि ये जो सोच है, ये जो विचार है कि पावर को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके रखना है, वो बदल गया. इसका मतलब यह है कि अब पावर को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके नहीं रखा जाएगा, इसको अलग अलग जगह पे डिसेंट्रलाइज कर दिया जाएगा. One basic principle of democracy is that people are the source of all political power. तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, जो सिद्धांत है एक लोकतंत्र का, वो ये कहती है कि जो भी पॉलिटिकल पावर है वो आती कहाँ से, जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, जो भी सरकार में होते हैं, उनके पास पावर आती क्या है. तो ये पावर का जो सोर्स है ये पीपल है, ये लोग हैं. इसीलिए इसे लोकतंत्र कहा जाता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, लोग हैं. यहाँ पर जो जनता है यहाँ की. इन ए डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. तो डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं कि डेमोक्रेसी में जो जनता होती है वो किसी को भी इलेक्ट करती है या इंस्टीट्यूशंस बनाती है ताकि वो अपने आप को गवर्न कर सके. वो लोगों को इलेक्ट करती है, ठीक है. पीपल क्या करती है, ये लोगों को इलेक्ट करती है, और इलेक्ट करने के बाद इन लोगों को पावर देती है, जो इलेक्टेड पीपल हैं, कि आप सरकार चलाएं, हमने आपको पावर दिया है तो आप हमारे हिसाब से नियम और कानून बनाएं और इस देश को चलाएं या इस सरकार को चलाएं. इन ए गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन ए सोसाइटी. तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम क्या करते हैं, जितने भी लोगों के व्यूज़ हैं, ठीक है, उन सभी को हम रिस्पेक्ट देते हैं, किसी को भी दरकिनार नहीं करते हैं, किसी को लेस इम्पॉर्टेंट नहीं समझते हैं. तो जितने भी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स हैं, जितने भी अलग अलग तरीके के लोग हैं, सबके विचारों को हम इक्वली इम्पॉर्टेंस देते हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में. Everyone has a voice in the shaping of public policies. तो पब्लिक पॉलिसीज़ जब बनती है, जब हम पब्लिक पॉलिसीज़ कहते हो तो हम यहाँ पर बात करते हैं गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ बनती हैं उसको बनाने में लोगों की भागीदारी होती है. Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. तो इसीलिए हम ये मानकर चलते हैं कि पावर को जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके,
पॉलिटिकल पावर को जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, जितने लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, जितने इंस्टीट्यूशंस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, उतना बेहतर होगा एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चलाने के लिए। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मेनी फॉर्म्स। तो हमने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें ही हमने कहा था कि पावर शेयरिंग को बहुत अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। Let us look at some of the most common arrangements that we have or will come across. तो चलिए हम देखते हैं कि जो मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट्स हैं पावर शेयरिंग के वो कौन कौन से हैं, या जिसे हम बेसिकली डे टू डे लाइफ में हम महसूस करते हैं या देखते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में जो मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है वो ये 4 तरीके के हैं, और इन चारों को हम एक एक करके अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट वन, पावर शेयरिंग अमंगस्ट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे पास 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जब इनके बीच पावर का डिवीजन होता है तो इसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं या सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। ये सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट देने वाले एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। Let us call this horizontal division of power because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers. ये तीनों एक ही लेवल में है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं, तीनों को एक ही लेवल दिया गया है। लेकिन ये अलग अलग तरह के पावर का एक्सरसाइज करते हैं। Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power. इन तीनों को एक लेवल में रखने की वजह यह है कि ये तीनों अनलिमिटेड पावर के एक्सरसाइज ना कर सके, इसलिए इनको एक ही लेवल पे रखा गया है, तीनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया है। और वो किस तरह से करते हैं कि अगर इनमें से कोई ऑर्गन अपने पावर से बढ़कर या अपने हद से पार होकर किसी चीज़ को करने की कोशिश करे तो बाकी के 2 ऑर्गन्स उसको रोकते हैं, उसको अनलिमिटेड पावर नहीं देते हैं और को रोकते हैं और कहते हैं कि भाई तुम्हारी लिमिट यहीं तक है, तुम इससे ज़्यादा अपना पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स, दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। तो ये एक दूसरे को चेक करते हैं और इससे क्या होता है, एक बैलेंस ऑफ पावर होता है ताकि कोई भी एक्सेस पावर या एक्स्ट्रा पावर या अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज ना कर सके। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन अ डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और द स्टेट असेंबलीज। तो अगर हम लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात करें तो ये किसके अंडर आते हैं, ये आते हैं एग्जीक्यूटिव्स के अंदर। और ये जो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज हैं ये किसके अंडर आते हैं, ये लेजिस्लेचर के अंडर आते हैं। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि ये जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ये तो पार्ट होते हैं एग्जीक्यूटिव के, लेकिन क्या होता है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, यानी कि ये अपनी मन मुताबिक जो चाहे वो काम नहीं कर सकते। दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर, उनको जवाब देना पड़ेगा लेजिस्लेचर को कि वो कर क्या रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। Similarly, although judges are appointed by the executive, they can check the functioning of executive or laws made by the legislature. तो जब हम बात करते हैं जुडिशरी की, तो जुडिशरी में जो जज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट तो करता है एग्जीक्यूटिव। लेकिन ये जज या ये जुडिशरी जो है ये क्या करती है, ये चेक किसके फंक्शंस को करती है, ये लेजिस्लेचर के फंक्शन को चेक करती है और ये एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को भी चेक करती है। अगर लेजिस्लेचर कुछ इस तरह के कानून बनाती है
जो देश के हित में नहीं है या जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाए, तो जुडिशरी रोकती है, कहती है कि भाई आप इस तरह के कानून कैसे बना सकते हो, इस कानून में इस तरह के बदलाव करो क्योंकि ये देश के हित में नहीं है, ये या तो फिर संविधान के अगेंस्ट जा रहा है। ये दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, क्योंकि ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे को चेक करते हैं ताकि कोई भी अनलिमिटेड पावर के एक्सरसाइज ना कर सके, इसीलिए इसे सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पावर शेयरिंग फॉर्म, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स at different levels, a general government for the entire country and the government at the provincial or regional level. Okay. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और यहाँ पर एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। ओके, और या तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं। तो पावर का डिवीजन होता है इनके बीच में। ओके, तो ये पूरे कंट्री से रिलेटेड कानून को बनाते हैं और ये स्टेट से रिलेटेड कानून को बनाती है। तो इनके बीच जो पावर की शेयरिंग होती है वो लेजिस्लेटिव पावर की शेयरिंग होती है। ओके, द पावर शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज अबाउट द लेजिस्लेटिव पावर्स। और याद रखिए कि जैसे ही लेजिस्लेटिव पावर किसी को दिया जाता है, उसके साथ साथ उसको एग्जीक्यूटिव पावर भी दे दिया जाता है। तो जब भी कोई ये कहे कि मैंने तुम्हें लेजिस्लेटिव पावर दिया है, इसका मतलब ये समझ लेना चाहिए कि उसको लेजिस्लेटिव पावर के साथ साथ एग्जीक्यूटिव पावर भी दे दिया गया है। सच ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। जो पूरे कंट्री के लिए काम करते हैं उसको हम लोग फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, यूजुअली फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। इन इंडिया वी रेफर टू इट एज सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। तो इंडिया के केस में या तो हम लोग इसे यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं या हम फिर इसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। तो जो रीजनल लेवल के गवर्नमेंट है, जो प्रोविंशियल लेवल के गवर्नमेंट है, उसको अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। ऐसा नहीं कि हर कंट्रीज में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होती है। देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। तो बहुत सारे कंट्रीज ऐसे मिलेंगे जहाँ पर प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है। उसी तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं होती है यहाँ पर। बट इन दोज कंट्रीज लाइक आवर्स where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the powers of different levels of government. तो जहाँ जहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, इनके पावर्स क्या होंगे ये कौन डिसाइड करता है, ये कहाँ लिखा गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में। ये कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छी तरीके से इसको लिखा गया है कि किसके पास कितना पावर होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स होंगे, ये बहुत ही क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है। दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम। तो बेल्जियम में उन लोगों ने क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन से पावर होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन कौन से पावर रहेंगे, ये बहुत अच्छी तरीके से उन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। बट वॉज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में इस तरह से उन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो श्रीलंका में इसीलिए हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिवीजन होता है तो उसी को हम लोग फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। या इसी को ही हम लोग कहते हैं फेडरलिज्म। The same principle can be extended to levels of government lower than the state government, such as municipality and पंचायत। तो जब हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, तो पावर का डिवीजन कर दिया।
उसी तरह अगर कोई थर्ड टीयर आती है तो इसमें भी हम लोग इसी प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। इंडिया के केस में देखेंगे तो हमारे पास जो थर्ड टीयर है उसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ भी आती है और उसमें पंचायत भी आते हैं। म्यूनिसिपैलिटीज़ हमको देखने के लिए मिलते हैं अर्बन एरियाज़ में, सिटीज़ एंड टाउन्स में, और ये हमें देखने के लिए मिलता है विलेजेस में। Let us call division of power involving higher and lower levels of government vertical division of power। तो जब टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 के बीच में पावर का डिवीजन होता है तो इसी को हम लोग वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। We shall study these in some length in the next chapter। तो चैप्टर नंबर 2 में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम डिफरेंट टीयर्स इन इंडिया एंड बेल्जियम की बात करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि टीयर 1 में इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं इसे, या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, वहीं बेल्जियम इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते थे या कहते हैं। टीयर 2 में दोनों जगह पे हम स्टेट गवर्नमेंट ही कहते हैं इसे, और टीयर 3 में हम देखेंगे तो इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है और बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट देखने के लिए मिलती है हमें। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी हमारे पास अर्बन एरियाज़ के गवर्नमेंट है और हमारे पास रूरल एरियाज़ के गवर्नमेंट है, जिसे हम लोग अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हो गए, और दूसरी तरफ हमारे पास रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जहाँ पर हमको पंचायत मिलते हैं, पंचायत समिति देखने के लिए मिलती है हमें। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। Power sharing amongst different social groups. Power may also be shared among different social groups such as religious and linguistic groups. Community government in Belgium is a good example of this arrangement। हमने देखा था वहाँ पर कि ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनी थी वहाँ पर। In some countries there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker sections and women are represented इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं और इस तरह के लीगल अरेंजमेंट किए गए हैं जहाँ पर सोशली वीकर सेक्शंस और महिलाओं को इनको कुछ रिजर्वेशंस दिए हम लोगों ने। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ एंड द फाइनल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। Power sharing amongst political parties, pressure groups and movements. Power sharing arrangements can also be seen in the way political parties, pressure groups and movements control or influence those in power। तो जो पावर में है, जो सत्ता में है, उसको political parties, pressure groups and movements किस तरह से कंट्रोल करते हैं या किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं उनको डिसीजन मेकिंग में, ये हम देखेंगे। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स ऑफ पावर। इसका मतलब यह है कि हमारे पास अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ होनी चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर मान लीजिए 5 पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाए हैं, A, B, C, D, E। तो सिटीजन्स को ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो पार्टी A को वोट दे, B को दे, C को दे, C को दे, D को दे या E को दे। तो ये इसके ऊपर में, ये सिटीजन्स के ऊपर में डिपेंड करता है वो किसको चुने और किसको सत्ता में लेकर आए। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो आजकल के डेमोक्रेसीज में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट करती है और जनता को एक मौका मिलता है कि वो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें से किसी एक को ये क्या करें कि चुनकर सत्ता दे। सच कॉम्पिटिशन एंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ रहते हैं तो हम देखते हैं कि पावर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में नहीं जाए, इसलिए हम बहुत सारे ऑप्शंस रखते हैं या बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को मौका देते हैं कि वो इलेक्शन में कंटेस्ट करें। अगर वहाँ पर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी होगी तो वो एक अच्छा डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि हमें
झक मारकर उसी पॉलिटिकल पार्टी को चुनना पड़ेगा। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग different political parties that represent different ideologies and social groups। तो क्या होता है कि पावर की शेयरिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में किस तरह से होती है कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, अलग अलग विचारधाराओं की जो पार्टी होती है, वो क्या करते हैं कि वो एक साथ आते हैं और एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट when 2 or more parties form an alliance to contest election। तो क्या होती है, 2-3 पार्टीज़ या उससे ज़्यादा पार्टीज़ क्या करती है कि एक अलायंस बनाती है, एक गठबंधन बनाती है और फिर ये इलेक्शन कंटेस्ट करती है। इफ़ देयर अलायंस इज़ इलेक्टेड दे फॉर्म ए कोलिशन गवर्नमेंट एंड दस शेयर पावर। तो मान लीजिए कि 4 पार्टीज़ हैं ABCD और ये चारों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं, एक गठबंधन बना के चुनाव लड़ती है। अगर ये जीत जाती है और ये जो सरकार बनाएगी, इसी को हम लोग कहेंगे कोलिशन गवर्नमेंट। सो व्हाट इज़ ए कोलिशन गवर्नमेंट? व्हेन 2 or more political parties join hand to form government, it is called as coalition government। जब 2 या उससे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ एक साथ आती हैं और सरकार का गठन करती है, उसी को हम लोग गठबंधन की सरकार कहते हैं। अगर हम देखें आज के डेट में इंडिया में, तो हमारे पास एक जो गवर्नमेंट है जिसे हम लोग एनडीए गवर्नमेंट कहते हैं, तो ये भी एक कोलिशन गवर्नमेंट है लेड बाय बीजेपी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं हम। ठीक है, एनडीए का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। उसी तरह से जो यूपीए कोलिशन है, इसी को हम लोग कहते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। दिस coalition is led by the Congress party. In a democracy, we find interest groups such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers and industrial workers। तो हम डेमोक्रेसी में इंटरेस्ट ग्रुप्स देखते हैं, जिसे हम प्रेशर ग्रुप्स भी कहते हैं। और ये प्रेशर ग्रुप्स कौन कौन बनाते हैं? ट्रेडर्स बनाते हैं, बिजनेसमैन बनाते हैं, इंडस्ट्रीज बनाते हैं, फार्मर्स बनाते हैं एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी बनाते हैं। ये क्या करते हैं कि ये अपने ग्रुप्स बनाते हैं, उसके बाद ये सरकार पे प्रेशर डालते हैं ताकि जो पॉलिसीज़ बने उनके फेवर में बने। दे ऑल्सो विल हैव ए शेयर ऑफ गवर्नमेंटल पावर ईदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटीज़ और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये जो भी ग्रुप्स हैं हमारे पास में, जो भी प्रेशर ग्रुप्स है, ये क्या करते हैं, या तो ये गवर्नमेंट की कमिटीज़ में रहते हैं और अपने अधिकारों के लिए ये क्या करते हैं, लड़ते हैं, या फिर ये क्या करते हैं, सरकार पे प्रेशर डालते हैं कि वो इन लोगों के हितों से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाए, या जब पॉलिसीज़ बनाए तो इनके हितों का ख्याल रखा जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग बिज़नेस ग्रुप्स की बात करें, तो यहाँ पर कुछ बिज़नेस ग्रुप्स के नाम दिए गए हैं। अब क्या होगा कि जब सरकार कोई पॉलिसी बनाएगी इन बिज़नेस ग्रुप्स के लिए, तो ये सरकार को इन्फ्लुएंस करेगी कि जब आप हम लोगों के लिए पॉलिसीज़ बनाएं तो हमारे बेनिफिट के लिए बहुत सारी चीज़ें उसमें रखें उस पॉलिसी में। अगर ट्रेड यूनियंस की बात करें, यानी कि हम वर्कर्स की अगर बात करें, अगर हम वर्कर्स की बात करें, तो जब भी वर्कर से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी बनने की होगी, तो वर्कर्स यूनियन क्या करेगी, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करेगी और कहेगी कि भाई हमारी जब हमसे रिलेटेड जब भी कोई पॉलिसी बनेगा तो वो इस तरह के पॉलिसीज़ होने चाहिए जो वर्कर्स के बेनिफिट में हो। तो वर्कर्स अपने बेनिफिट के लिए सरकार पे दबाव डालती है कि जब आप पॉलिसीज़ बनाएं तो हमारे हितों को ध्यान में रखकर बनाएं। चलिए अब हम फाइनली देखते हैं मूवमेंट्स को, यानी कि आंदोलन को देखते हैं कि आंदोलन किस किस तरह से होते हैं। और हम ये भी समझेंगे यहाँ पर कि जो मूवमेंट्स होते हैं, जो आंदोलन होते हैं, उनको भी एक डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंस दिया जाता है और उनको भी पावर दी जाती है कि वो सरकार के पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करे, या सरकार को ये बताए कि कुछ बुरा हो रहा है उसको ठीक करे, अपने पॉलिसीज़ के द्वारा कुछ नए नियम कानून बना कर लाए ताकि उससे समाज बेहतर हो, लोग बेहतर हों, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण, ये सब बेहतर हो। तो यहाँ पर मैंने 3 मूवमेंट्स के बारे में बात की है, 3 आंदोलन के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है मैंने
एक तो दलित मूवमेंट की बात करेंगे, दलित आंदोलन की बात करेंगे। दिस वाज इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो B.R. अम्बेडकर ने हमेशा दलितों के हितों के बारे में बात किया। वो चाहते थे कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म किया जा सके। उसी तरह से हम देखेंगे एक चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया गया था 1973 में। दिस वाज स्टार्टेड बाय विलेजर्स स्पेशली विमेन इन उत्तराखंड हगिंग ट्रीज टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन। वो चाहते थे, उत्तराखंड की जो महिलाएं थी वो चाहते थे कि डिफॉरेस्टेशन को रोका जाए, और इसलिए उन लोगों ने चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था 1973 में। सिमिलरली हम देखेंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 ऑनवर्ड्स चल रहा है, एंड दिस मूवमेंट इज़ अगेंस्ट लार्ज डैम्स ऑन नर्मदा रिवर डिस्प्लेसिंग पीपल। तो जब नर्मदा रिवर पे डैम्स बने तो इन्होंने ट्राइबल्स को डिस्प्लेस कर दिया, और जब ट्राइबल्स डिस्प्लेस हुए तो उनको प्रॉपर कॉम्पनसेशन नहीं मिला, उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिला। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन ने हमेशा ट्राइबल के हितों के लिए, उनके मुआवजे के लिए बहुत काम किया है, उनके लिए संघर्ष किया है। और अब तो नर्मदा बचाओ आंदोलन ने डैम से होने वाले जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं, स्पेशली जो नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे काम किए हैं। वो सरकार को चेतावनी दे रही है कि इस तरह के जो बांध बनाए जाते हैं, बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, उनको सोच समझकर बनाया जाए। तो डेमोक्रेसीज़ में, लोकतंत्र में इस तरह के जो आंदोलन होते हैं, इस तरह के जो मूवमेंट्स होते हैं, उनको भी पावर दिया जाता है कि वो देश में, समाज में चल रहे प्रॉब्लम्स को उजागर करे, और सरकार इन मूवमेंट्स के मुद्दों को समझे और देश में ऐसे कानून लेकर आए जिससे समाज बेहतर बने। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।